हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रही है। प्राचीन भारत का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसमें क्या क्या हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक में लगभग 9 पॉइंट में पूरे टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहला आपका खोज, नामकरण, कालक्रम, फिर उद्भव, इस जो सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। नेक्स्ट आपका विस्तार, विशेषता, और ये जो मुख्य बिंदु है ना विशेषता के बाद आ जाता है, तो ये जो 6 के बाद से ये वाला आ जाएगा मुख्य बिंदु 7 नंबर। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित तथ्य और फिर पतन। तो ये इतने टॉपिक में हम लोग लगभग 9 टॉपिक में पूरे सभ्यता को समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और इसमें क्या क्या जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो। जो 7 नंबर का जो टॉपिक देख रहे हो ना आप, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये मुख्य बिंदु और ये महत्वपूर्ण स्थल संबंधित तथ्य, ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर स्थल वाले से, ये वाले से महत्वपूर्ण स्थल से संबंधित जो तथ्य है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, मुख्य बिंदु से भी आते हैं। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है आगे। पहला जो आपका कि खोज, इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ उसके बारे में। तो सभ्यता का खोज से संबंधित पहला जो व्यक्ति है वो है चार्ल्स मैसन। इन्होंने सबसे पहले सभ्यता के बारे में बताया था कि ये सभ्यता नाम की भी कोई चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ पे क्या, लगभग वो पाकिस्तान के क्षेत्रों में घूम रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे इसका वर्णन किया था कि ये सभ्यता से संबंधित कोई चीज़ें हैं। लेकिन पूर्ण तौर पे इनका कोई ऐसा नहीं था कि हाँ फाइनली ये सभ्यता है ही, ऐसा कुछ पूर्ण तरीके से वर्णन नहीं था, एक संकेत के तौर पे वर्णन था इनका। उसके बाद है एक बर्टन बंधु व्यक्ति है, 2 व्यक्ति थे, चार्ल्स बर्टन और जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। चार्ल्स बर्टन नहीं, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, 2 बर्टन बंधु। ये क्या कर रहे थे, कराची से लाहौर तक का ये रेलवे का निर्माण कर रहे थे। और उस समय जब खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई, जिसके बारे में ये सूचना देते हैं। तो ये एक संकेत है ये भी। उसके बाद है अलेक्जेंडर कनिंघम, ये गए वहाँ पे और उस क्षेत्र में कुछ सर्वेक्षण किया, लेकिन इनको भी बहुत ज़्यादा सफलता मिली नहीं। और इन्हीं के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। और फिर 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल क्या बने, इसके अध्यक्ष बने। और इनके नेतृत्व में 1921-22 में क्या दयाराम सहनी द्वारा सबसे पहला जो स्थल है हड़प्पा स्थल, उसकी खोज की गई। हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पे आपका एक स्थल है जिसको कहते हैं हड़प्पा स्थल, रावी नदी के किनारे। तो इस स्थल की खोज की गई और वहीं से फिर इसका क्या किया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया, किसके द्वारा, जॉन मार्शल जी के द्वारा 1924 ईस्वी में कि सभ्यता यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो इसका पूरा खोज का विवरण इस तरीके से आपको मिल जाता है। आगे देख लीजिए नामकरण। नामकरण के बारे में ये है, पहला इसका जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि ऑफिशियल नाम है, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। और एक नाम और चलता है हड़प्पा सभ्यता, 2 नामों से आप जानते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। रीजन क्या क्या है वो देख लीजिए। इस सभ्यता का जब विस्तार देखोगे ना आप, तो ये देखो, ये जैसे भारत है आपका, ठीक है, ऐसे पूरे अच्छे से बन नहीं पा रहा है। यहाँ देखो ये सिंधु नदी का जो उद्गम है कैलाश पर्वत, मान लो कैलाश मानसरोवर झील से ऐसे सिंधु नदी निकली। इस जो सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से देखने को मिलता है वो इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है देखने को, ठीक है, सिंधु नदी के क्षेत्रों में। इस कारण से क्या कहते हैं हम लोग इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ पे घाटी लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा, घाटी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो नाम है वो है, एक जो इम्पोर्टेंट नाम है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा। तो इस सभ्यता में सबसे पहले किसी जगह की खोज की गई, तो वो जगह था कौन सा था, हड़प्पा। ठीक है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है, वो नाम बहुत प्रचलित है और इसी नाम को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। हमने भी पहले टॉपिक तो यही लिया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता भी एक प्रचलित नाम है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इस पूरे सभ्यता में, जैसे मान के चलो कि पूरे सभ्यता में 1500 स्थल के आसपास है, ठीक है, पूरे सभ्यता का जो स्थल है वो लगभग 1500 के आसपास पड़ जाता है। तो पूरे सभ्यता में जो सबसे पहला स्थल खोजा गया, ठीक है, वो कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता का स्थल खोजा गया, जिसके कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और कौन खोजा था, दयाराम सहनी जी द्वारा 1921-22 में खोजा गया इस सभ्यता का, इस स्थल को खोजा गया हड़प्पा सभ्यता को। नेक्स्ट है आपका कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इस सभ्यता में बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था कांस्य का, यहाँ पे कांस्य लिख लेना, ठीक है, बुंदा यहाँ पे, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग हुआ था, कांस्य का प्रयोग हुआ था। और क्यों हुआ था, मूर्ति निर्माण के तौर पे कांस्य का प्रयोग करते थे। अब कांसा है क्या उसके बारे में समझ लो आप।
कांसा बेसिकली टीन और प्लस तांबा का मिश्रण है। टीन और तांबा को मिलाने से एक धातु बनता था, इसको बोलते थे कांसा, और चूंकि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है इसलिए बोलते हैं इसको कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट आपका नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का जो मुख्य आधार था ना वो नगरों के ऊपर बेस्ड था। जैसे कोई लोग आसपास, जिनके भी लोगों के पास, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके आसपास कोई शहर होगा, और उस सभ्यता का जो शहर है वो पूरा क्या किस बेस पे है? नगरीय रूप में है। और नगरीय रूप का मतलब ये होता है कि उस जगह की जो विशेषताएं हैं, जैसे सड़क है, अच्छी सड़कें हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, नाली की संरचना अच्छी है, तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं, व्यापार का केंद्र के रूप में यूज होता है, तो इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो नगरीय स्वरूप प्रदान करती है किसी जो भी जगह को। तो ये सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में थी। दूसरा जो एक नाम बहुत मिलता है वो है सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता। सब जगह पे यहाँ पे घाटी कर लेना आप, ठीक है। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका मतलब ये है कि ये आपका भारत, ठीक है, यहाँ से निकला सिंधु नदी, और इस जगह पे लगभग एक नदी बहती थी जिसको सरस्वती नदी कहते थे। और इस सरस्वती नदी का आज के डेट में क्या है कि कोई प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ कैसा सुना हुआ कि हरियाणा के जो यूनिवर्सिटी है एक, वो इस पर रिसर्च कर रही हैं और कुछ उन्होंने प्रमाण दिए भी हैं, लेकिन पूरे तरीके से इस बात को पुष्टि नहीं किया गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सरस्वती। वैदिक सभ्यता के दौरान ये नदी का बहुत प्रचार मिलता था, बहुत प्रयोग हुआ उसका नाम का, और उसी के बाद से ये नदी विलुप्त है, नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि आज का जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का ही एक रूप है, तो कहते हैं। चलिए हम लोग सिर्फ समझ लेते हैं यहाँ के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे एक नदी बहती थी सरस्वती नदी, और इन दोनों के बीच का जो जगह था, चूँकि ये सभ्यता का जगह था, इसीलिए इसको कहते हैं सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है आपका कालक्रम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके कालक्रम के बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद हैं लोगों में, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालक्रम बताया है। जैसे पहला है जॉन मार्शल जी, उन्होंने कहा है कि 3250 से लेकर 2750 BC तक इसका कालक्रम चलता है, ठीक है। मार्टिन व्हीलर है 2500 से 1500 BC कहते हैं। डॉक्टर DP अग्रवाल है, ये डॉक्टर एक साथ है, ठीक है, DR अलग अलग नहीं है। डॉक्टर DP अग्रवाल वो कहते हैं 2300 से 1750। NCERT का जो बुक है वो कहता है 2550 से 1900। एक जो सर्वमान्य टाइमलाइन है जो आपको माननी चाहिए और हम भी पढ़ाते हैं वो ये है कि लगभग 2550 से लेके BC से लेके 1750 BC तक इस सभ्यता का क्या है मिलता है। मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में, इसी जगह में, इन टाइमलाइन के बीच में ही सभ्यता देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप मानिएगा 2550 से लेकर 1750 तक, ठीक है। चलिए अब है उद्भव से संबंधित विचार। उद्भव के संबंधित विचार जो है यहाँ पे ना ये आर्य लिखा हुआ, ठीक है, आर्य, ये वाला जो है वर्ड आर्य है, ये अरियो यहाँ पे लिख रहा है तो ठीक कर लीजिएगा आप, आर्य है। तो ये आर्यों की भूमिका, इसके इतिहासकार जो है वो कौन कौन है? TN रामचंद्रन, ये एक साथ नाम है। TN रामचंद्रन कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किसके कारण हुआ है? आर्यों के कारण हुआ है। दूसरा है KN शास्त्री, SR राव, ये विचार ये लोग देते हैं। नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं विदेशी प्रभाव का विचार जॉन मार्शल के द्वारा दिया जाता है कि जो सभ्यता का जो विकास हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? ये विदेशी प्रभाव से हुआ। विदेशी प्रभाव का मतलब ये कि जो बाहर की जो सभ्यताएं थी उस समय की, जैसे सुमेरिया की सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, तो उन सब सभ्यताओं से इस सभ्यता का विकास हुआ है। और एक है देसी मूल का विचार। देसी मूल का विचार का मतलब ये होता है कि इस सभ्यता का विकास यहीं से हुआ है, मतलब भारत से ही हुआ है। और भारत का मतलब है इस चैप्टर को पढ़ते समय, और बाकी और भी इतिहास जब तक आप पढ़ते हैं 1947 से पहले का, तो भारत का मतलब होता है पाकिस्तान को इंक्लूड करके, ठीक है, ये अलग करके आप नहीं देखेंगे, पाकिस्तान को इंक्लूड करके ही बात करते हैं। तो जो देसी मूल का विचार है, तो जो कहता है कि भारत के आसपास का जो चित्र था वहाँ पर इस सभ्यता का उदय हुआ है, उसमें जो इतिहासकार है वो JF डेल्स, ठीक है, फेयर सर्विस और स्टुअर्ट पिगॉट, ठीक है, ये 2-3 लोग हैं जो कहते हैं कि देसी मूल का विचार है। देसी मूल का मतलब ये है, ठीक है, कि जो क्षेत्र था ना, नदी घाटी क्षेत्र था,
और लोगों ने धीरे धीरे क्या किया कि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों का दोहन किया। फिर क्या हुआ, बस्तियों का विस्तार किया, कृषि अधिशेष बनाए। कृषि अधिशेष का मतलब ये होता है, अब पिछले चैप्टर में भी पढ़े होंगे प्रागैतिहासिक काल, उस वीडियो का लिंक इसमें डाल देंगे। तो उसमें कृषि अधिशेष का मतलब ये होता है कि आपने जो चीज़ें उपजाई और उसका आपने उपभोग किया, और उपभोग करने के बाद वो वस्तु बच गई। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो 100 कुंटल गेहूँ उपजाता है, लेकिन वो साल में 5 या 10 कुंटल ही खा पाता है, तो उसका कितना है, 90 कुंटल गेहूँ बच गया है। तो इस तरह से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप, कृषि अधिशेष बोलते हो। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हो आप कृषि अधिशेष। तो इस सभ्यता का विकास, चूँकि आसपास नदी घाटी क्षेत्र था, फिर लोगों ने उसका संसाधन का दोहन किया। दोहन करने के बाद वहाँ पे बस्ती का विस्तार किया, और बस्ती विस्तार की जो प्रक्रिया तो आप देखते हैं कि नवपाषाण युग से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब कृषि का विकास शुरू हो जाएगा तो बस्ती विस्तार शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास खाने का जो साधन है वो अस्थायी साधन मिल गया है। पहले के लोग जो थे, आदि मानव, नवपाषाण युग से पहले की बात, तो वो लोग क्या करते थे, घूमते रहते थे, घूम घूम करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे, जिसको खाद्य संग्राहक कहा गया। लेकिन चूंकि कृषि का विकास हो गया, नवपाषाण युग तक आते आते, तो लोगों ने क्या किया, अस्थायी बस्ती का भी निर्माण करने लगा। तो यही कहना है कि आसपास का जो नदी घाटी क्षेत्र था, वहाँ पे लोगों ने संसाधन का दोहन करके अस्थायी बस्ती का विस्तार किया। फिर वहाँ पे कृषि अधिशेष बना, और उससे क्या बना, नगर का आधार बन गया अंततः वो, और उसी से ये पूरे सभ्यता का उदय हुआ है। तो जो लोग कहते हैं कि आर्यों की भूमिका, आर्य मतलब जो मध्य एशिया के लोग थे ना, जिसमें आप तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की बात करते हो, वहाँ से इस सभ्यता के विकास के बारे में कहा जाता है। फिर विदेशी प्रभाव की बात किया जाता है, जिसमें आप अलग अलग क्या करते हो, सभ्यताओं की बात करते हो, सुमेरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन सब की बात करते हो, कहते हो कि वो जो सभ्यता था, इस सभ्यता का विकास का मुख्य आधार था। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, पूरे तरीके से ना तो नकार सकते हैं और ना ही पूरे। अब चूँकि आप नॉर्मल पीटी फैक्ट्स पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर पूरे बात करना ठीक नहीं है। देसी मूल का भी विचार मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, विस्तार के संबंध में हम लोग देख लेते हैं, इसका विस्तार क्या क्या है। विस्तार की आप बात करोगे इसका ना, तो विस्तार का लगभग कुछ ऐसा है कि ये है आपका पश्चिमी विस्तार, पूर्वी, ये उत्तरी विस्तार, पूर्वी विस्तार और दक्षिणी विस्तार। ये चार जो आपका है वो स्थल जो इसका क्या करता है, विस्तार को डिसाइड करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे उत्तर का बिंदु ये, सबसे पूर्व का बिंदु इस सभ्यता का ये, सबसे दक्षिण का बिंदु ये, और सबसे पश्चिम का बिंदु ये, और इसी चारों के बीच में पूरे सभ्यता का विस्तार हुआ है। कैसे, अब देख लीजिए कौन कौन सा जगह है। ये जो आप देख रहे हो इधर में, सुतकांगेडोर एक जगह है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सुतकांगेडोर। यहाँ पे इस सभ्यता का पश्चिमी विस्तार था। यहाँ पे आप बात करोगे उत्तर में, तो जम्मू कश्मीर की में एक जगह है मांडा। ठीक है, नीचे में आपको नाम मिल जाएगा, कंफ्यूज टेंशन नहीं लेना, नीचे में जब मुख्य बिंदु हम डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें आपको ये नाम मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो इसका जो ये पश्चिमी विस्तार क्या है, सुतकांगेडोर है। उत्तरी विस्तार में क्या मिल जाता है आपको, मांदा मिल जाता है। फिर आपका जो पूर्वी विस्तार है, उसका जो जगह है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आज के यूपी के जो राज्य है उसमें पड़ता है आलमगीरपुर। तो इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर, और जो दक्षिणी विस्तार है वो दैमाबाद, या कहीं कहीं पे आपको दाइमाबाद मिल जाता है, और ये जगह है महाराष्ट्र की में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो जिला है वहाँ पे, यहाँ पे ये आपको मिल जाता है देखने को। तो इसका विस्तार के संबंध में कुछ इस तरीके की बातें हैं। आलमगीरपुर ये जो मेरठ के आसपास का जिला है यूपी का, वहाँ पे है। और आलमगीरपुर के किनारे जो नदी है वो हिंडन नदी है। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब मुख्य बिंदु पढ़ा रहे होंगे आपको। इस सभ्यता का जो पूरा विस्तार है ना, पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार कहते हैं आपको हम, ये जो विस्तार है लगभग आपको मिल जाता है 1600 किलोमीटर का विस्तार। ठीक है, और ये जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर का विस्तार। तो इस सभ्यता का विस्तार कुछ ऐसे है। यदि आप एक बात ये करोगे कि इस पूरे सभ्यता का विस्तार बता दो कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12,99,000 ऐसे कुछ है। तो हम लोग राउंड फिगर में 13 लाख मान लेते हैं। तो 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इस पूरे सभ्यता का क्या है, विस्तार है। पूरे जो स्थल है, लगभग 1500 जो स्थल खोजे गए हैं इस पूरे सभ्यता में, उस सब का जगह कहाँ है, ये है। दूसरा है आपका एक चीज़, जो सभ्यता का जो विस्तार है ना, आज का जो कंट्री है वो 2 कंट्री, पाकिस्तान और भारत, 2 जगहों पे विस्तार है। कुछ जो स्थल है, 2 स्थल के बारे में जानकारी मिलती है, वो अफगानिस्तान के 2 स्थल है, सोर्तुगई
आगे डिस्कस होगा। सोर्तुगई और मुंडीगाक वो अफगानिस्तान में पड़ते थे। बेसिकली इस सभ्यता का स्थल नहीं था, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना ट्रेन के लिए जंक्शन होता है, उसी तरीके से इस सभ्यता में व्यापार के लिए वो दो स्थल बहुत प्रमुख थे। और वहाँ से क्या था कि बहुत सारे हम लोग पत्थर का, नीले रंग का पत्थर भी मंगाते थे व्यापार के लिए हम अपने यहाँ इस सभ्यता के अंतर्गत। तो वो एक खादान के रूप में या व्यापारिक केंद्र के रूप में था, जो कि इस सभ्यता से लिंक है उसका, लेकिन उस सभ्यता का स्थल के रूप में हम लोग नहीं जानते, उसका लिंक के रूप में जानते हैं कि वो स्थल था। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान में दो स्थल है, सोर्तुगई और मुंडीगाक। ठीक है, तो आप इस सभ्यता का पूरा विस्तार देख लिया आप कि इसका जो पश्चिमी विस्तार है वो है सुत्कांगेडोर, उत्तरी विस्तार आपका मांदा, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर, और जो दक्षिणी विस्तार है वो है दाइमाबाद। ठीक है, और पूरा जो विस्तार है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखोगे तो 1600 किलोमीटर, और दक्षिण से जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता की एक बात ये है, कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विस्तार है वो लगभग त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार का मतलब ये, जैसे आप देखोगे इसका पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु और दक्षिणी बिंदु तीनों को आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना, चारों को आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके की संरचना बनती है, और इसी को कहते हैं हम लोग कि इसका जो विस्तार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इस सभ्यता की विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस सभ्यता की जो विशेषता था वो था नगर निर्माण योजना के। इस सभ्यता में नगर निर्माण जो योजना थी वो इस सभ्यता का विस्तार विशेषता के रूप में प्रमुख भूमिका निभाता है। सड़क का बनावट देख लो तो आप, समकोण रूप में था, क्या था, सड़क का जो बनावट था वो समकोण रूप में था, यहाँ कॉमा ठीक नहीं है। तो नगर निर्माण योजना, सड़क का बनावट समकोण रूप में। समकोण का मतलब ये है कि जैसे ये सड़क है तो दूसरी जो सड़क आएगी वो कुछ ऐसे ही आएगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं आएगी क्योंकि ये समकोण नहीं हो जाएगा, फिर ये एंगल समकोण का नहीं बनेगा। समकोण के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि आप 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री बनना चाहिए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, सड़क ऐसे है तो दूसरी सड़क ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं होगी। ये वाला जो लाइन है ये नहीं होगा, दूसरी सड़क उसी तरीके से होगी। चलिए, तो समकोण रूप में था। सार्वजनिक नाली के साक्ष्य मिलते हैं। जो आप नाले का कॉन्सेप्ट आज के डेट में देखते हैं वो नाले का कॉन्सेप्ट आज से आप लगभग बात करें हम लोग तो उधर आप 2022 लगभग 5000 साल पहले आप देख सकते थे। नेक्स्ट है आपका कि इस सभ्यता में, हाँ, ये दुर्ग अथवा गढ़ी है, गादी नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लेना, गढ़ी है ये, गढ़ी, गादी नहीं है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है बहुत ज़्यादा। गढ़ी है ये, दुर्ग अथवा गढ़ी तथा निचला नगर। पूरे जो नगर का जो आधार था ना वो दो भागों में बटा था, दुर्ग अथवा गढ़ी। एक दो जगह से नगर के साक्ष्य मिले हैं, वो 3 नगर भागों में बटे हुए मिले हैं। दुर्ग जैसे ऊपरी नगर, मध्य नगर और निचला नगर। तो आगे हम लोग देखेंगे, उसके नाम आते हैं, चर्चा आते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे। तो 2 भागों में मुख्य रूप से नगर मिलता है। दूसरा है कि इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का प्रयोग होता था। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का मतलब कुछ ऐसा है कि आप जो आप ईंट रखते हो ना, आप भवन निर्माण में इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का उपयोग होता था। कुछ ऐसे, ये ईंट का संरचना, फिर आप ऐसे रख रहे हो, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आप इस तरीके से ईंट बिछाते हैं। और दूसरा जो ईंट बिछाते हैं आप कुछ ऐसे बिछाते हैं, ऐसे। तो ये ब्लॉकिंग कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो इस तरह का जो घर बनाया जाता है, ये इंग्लिश बॉन्ड आज भी नाम चलता है बस। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज नाम नहीं चलता, आज भी आप सिविल इंजीनियर से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि इंग्लिश बॉन्ड क्या है। तो वो 2 तरीके का बनता है। एक इंग्लिश बॉन्ड पद्धति जो इस सभ्यता में पढ़ना है उसके बारे में, तो ये इस तरीके से जो घर बनता था उसको बोलते थे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति। नेक्स्ट आपका ईंटों का जो अनुपात है इस सभ्यता का वो लगभग 4:2:1 है, जो कि इसकी विशेषता भी है, 4:2:1। ठीक है, इस सभ्यता में ईंटों का जो अनुपात है वो 4:2:1 का है। नेक्स्ट आपका विधि, ये है लिपि। नेक्स्ट क्या है, लिपि। लिपि के बारे में ये है कुछ ऐसे, जैसे ये इस काल में जो लिपि थी ना वो थी वेस्ट्रोफेडोन लिपि। वेस्ट्रोफेडोन का मतलब ये होता है कि इस काल की जो लिपि लिखी जाती थी उस लिखने की विधि को हम लोग कहते हैं वेस्ट्रोफेडोन। इस काल के लिपि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है।
ठीक है, पहले आपको क्लियर कर दूँ, इस काल के लिपि के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन लिपि जिस विधि से लिखी जाती थी उस विधि को कहते हैं वेस्ट्रोफेडोन। अब क्या है ये दिखा देते हैं आपको हम। देखो, वेस्ट्रोफेडोन लिपि ऐसे लिखी जाती है। पहले आप क्या करते हो, राइट से शुरू करते हो, फिर क्या करते हो, जब वापस, जैसे जो लोग उर्दू लिखते हैं ना वो राइट से शुरू करते हैं, फिर जब यहाँ लेफ्ट तक खत्म होता है, इधर आपको राइट लिख देता हूँ, इधर लेफ्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आप राइट से शुरू करते हो, लेफ्ट पे ख़त्म कर लेते हो, और फिर क्या करते हो, फिर वापस से राइट से लिखते हो, और फिर लेफ्ट पे ख़त्म करते हो, फिर राइट से लिखते हो। तो ये उर्दू वालों लिखने वाले का कंसेप्ट था। जो लोग आज के डेट में देवनागरी लिपि लिखते हैं और हिंदी लिखते हैं उनके लिए, फिर इंग्लिश में भी आप जो रोमन लिपि लिखते हो उसमें भी ऐसा ही है। तो आप क्या करते हो, राइट, ये क्या करते हो, इधर राइट और इधर लेफ्ट। तो आप करते हो ऐसे, लेफ्ट से शुरू करते हो, राइट जाते हो, लेफ्ट से शुरू करते हो, राइट आते हो, फिर लेफ्ट से शुरू करते हो, राइट आते हो। इस वाले में कॉन्सेप्ट क्या है वेस्ट्रोफेडोन लिपि में, कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो राइट, यहाँ पे लेफ्ट, आप राइट से शुरू करते हो, जब लेफ्ट पे ख़त्म हो जाता है तो फिर से अल्टरनेट आप लेफ्ट से शुरू करके राइट पे आते हो। जब फिर ये जो लाइन है आपका राइट पे ख़त्म हो रहा है तो फिर आप राइट से शुरू करके लेफ्ट, और फिर लेफ्ट से शुरू करके राइट। तो ये अल्टरनेट मोड में चलता था। ऐसा नहीं कि राइट से शुरू किए तो फिर से राइट से दोबारा शुरुआत करेंगे, ऐसा नहीं है। राइट से शुरू किए, लेफ्ट तक आया, लेफ्ट पे ख़त्म हुआ, फिर लेफ्ट से ही शुरू कर देते थे। तो इस तरह की जो विधि है उसको बोलते हैं क्या, वेस्ट्रोफेडोन लिपि, वेस्ट्रोफेडोन विधि। और विधि ये क्या है, इस सभ्यता की लिपि को लिखने की विधि है, इस सभ्यता की लिपि नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका लुप्तमोम विधि। लुप्तमोम विधि, इसके द्वारा ना इस काल में बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। आपको जो पहले बताया कि सभ्यता का जो नाम है वो कांस्य युगीन सभ्यता भी है, और बताया था उसमें मैंने कि आपको कि इस सभ्यता में कांसे की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, और जो मूर्ति बनती थी ना कांसे की, वो इस विधि से बनती थी, और उस विधि का नाम था लुप्तमोम विधि। लुप्तमोम विधि के द्वारा इस काल की मूर्तियाँ बनी हैं, और वो धातु कौन सा यूज किया जाता था, कांसे का यूज किया जाता था इस काल में, ठीक है। अब कैसे बनता है वो देख लीजिए। जैसे ये एक मिट्टी का परत है, और आपने इस मिट्टी के परत पे सॉरी ये एक वैक्स का परत है। वैक्स मतलब ये मोम है, मोम को आपने कुछ स्ट्रक्चर बना के या फिर ऐसे ही गोल करके रख दिया हो, या फिर आपने स्ट्रक्चर बना दिया हो, कुछ भी किया हो, ठीक है। अब इस पे क्या किया, ये मोम के परत पे आपने क्या किया, ऊपर से एक मिट्टी का परत बिठाया, मिट्टी का परत बिठा दिया, ठीक है जी, मिट्टी का परत बिठा दिया। और इसमें क्या किया आपने, होल कर दिया, यहाँ पे क्या किया, होल कर दिया। होल करने के बाद जब आप मिट्टी के परत बिछाएं, फिर इसको सुखाया, सुखाने के बाद क्या किया कि मिट्टी सूख गया। सूखने के बाद चूँकि इसमें होल है तो आप इस मिट्टी को क्या करोगे, गर्म करोगे। गर्म करने के बाद चूँकि ये मोम है तो ये मोम क्या करेगा, पिघल के बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद ये संरचना जो है मिट्टी वाला वो खाली ऐसे बच जाएगा, ठीक है। कैसे बच जाएगा, आप ऐसे, फिर इस पर मिट्टी का परत और इसमें होल है। अब ये मिट्टी का जो संरचना है वो खाली ऐसे बच गया है, और बीच में होल है ये, ठीक है। अब इस होल के माध्यम से आपने जो टीन और तांबे को मिला के कांस्य धातु का निर्माण किया है उसको आप इसमें पुट करते हो। किसमें, क्योंकि आपने क्या किया, मोम के परत पर से उस पे से आपने मिट्टी का परत लगाया, मिट्टी को सुखा दिया, सुखाने के बाद फिर उसको गर्म किया तो मोम पिघल के बाहर निकल गया उस होल के माध्यम से, और मिट्टी का एक संरचना, खाली संरचना बच गया। अब उस खाली संरचना में उसी होल के माध्यम से, छिद्र के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, उसमें टीन और तांबा का जो कांस्य धातु बनाया है आपने मिलाने के बाद, उस कांस्य धातु को उसमें डाला। किसमें, इस मिट्टी वाले संरचना में। और मिट्टी वाले संरचना में डालने के बाद आप उसको ठंडा करते हो, और जैसे ही वो धातु ठंडा हो जाता है तो आप ऊपर से क्या करते हो, इसमें मिट्टी वाली संरचना में आपने धातु को डाल दिया, और जब ठंडा हो गया तो उस पर क्या करते हो, आप ऊपर से इस वाले को, मिट्टी के परत को तोड़ के हटा देते हो, और फिर आपको वो धातु का संरचना मिल जाता है, और उस तरीके से फिर आप उसमें थोड़ी बहुत काट छाट करके एक मूर्ति का निर्माण कर लेते हो। तो इस तरीके की विधि में को कहते थे लुप्त मोम विधि, जिससे कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी। लुप्त मोम विधि इसलिए क्योंकि अब चूंकि देखो पहले इसका मोम का यूज़ किया गया, और उसी पे से आप क्या किए, उसको पिघला के बाहर निकाल दिए तो उसमें से तो मोम लुप्त हो गया। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट लुप्त मोम विधि का आप देखने को मिल जाता है आपको। चलिए आगे देख लेते हैं मुख्य बिंदु। इसके बाद क्या करते हैं ना, यहाँ से आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से है तो इसका जो पार्ट 2 है हम लोग वो बना देंगे, फिर आप पार्ट 2 में ये वीडियो देख लीजिएगा। पार्ट 2 में ये दोनों ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय।